अभी अभी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि सर व्हाई वी नीड द न्यूक्लियस, हमें न्यूक्लियस की क्यों जरूरत है, जब न्यूक्लियस का आप कह रहे हो कोई रोल ही नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है वो न्यूक्लियस से तो बने ही नहीं है, वो तो आपका जो है फोटोन ने एनर्जी कन्वर्ट हुई है मास में। तो व्हाई वी नीड न्यूक्लियस इन दिस होल फिनोमेना। ठीक है, तो मैं प्रूव करता हूं कि अगर मैं न्यूक्लियस नहीं मानता तो ये फिनोमेना होता ही नहीं। कैसे बेटा? I assume that ये टॉपिक इस तरीके से डालेंगे, पेयर प्रोडक्शन इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस, या कह सकते हो दैट इज द वैक्यूम, ठीक है ना, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम स्लैश। ठीक है, तो एक्चुअल में ये नहीं होता, अब ये नहीं होता, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करता हूं और फिर लास्ट में मैं कट लगा दूंगा कि ये फिनोमेना नहीं होता। ठीक है ना, कैसे नहीं होता ध्यान से सुनिए। मैं मान लेता हूं अपनी तरफ से कि एक फोटोन था और ये फोटोन कन्वर्ट हो गया एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। मैंने कोई न्यूक्लियस का जिक्र ही नहीं किया बेटा इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है ना। आई जस्ट से एक फोटोन कन्वर्टेड इनटू द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, कन्वर्ट हो चुका है। ओके डन। अब देखते हैं क्या ये पॉसिबल है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अज्यूम किया है, वी अज्यूम हियर nucleus is not present, is not present. ओके, absence of the nucleus में पेयर प्रोडक्शन जो है वो मैंने अज्यूम किया है। अब उससे क्या रिजल्ट आता है ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं, सो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। सो बेटा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है कि बिफोर जो एनर्जी है एच न्यू will be equal to the energy after the collision. So after the collision means the total energy of the electron plus total energy of a positive. अब मैं एक चीज और भी सिखा देता हूं आपको। देखो मैंने कहा था कि जो रेस्ट मास एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी वो कितनी होती है बेटा? mc स्क्वायर। द रेस्ट मास एनर्जी इज mc स्क्वायर। टोटल एनर्जी की बात करता था मैं, तो वो होती थी रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, वो आपकी टोटल एनर्जी आती है। लेकिन बेटा इस टोटल एनर्जी को एक और तरीके से भी दिखा सकता हूं मैं, जो मैंने आपको मोमेंटम की टर्म में बताई थी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी की पावर 4। साथ में बेटा इस टोटल एनर्जी को दर्शाने का एक और भी तरीका है, जो रिलेटिविस्टिक तरीका है, कि दिस इज इक्वल टू गामा mc स्क्वायर। The total energy is gamma mc square, where gamma is 1 upon under the root 1 minus v square by c square. This is the gamma. The total energy can be written either in this form, that is the kinetic energy plus we can say that the rest mass energy. Total energy may be written in the form of the momentum, that is p square c square plus m naught square c की power 4. Total energy may be written as gamma mc square, where gamma is 1 upon under root 1 minus v square by c square. We either represent the total energy in this, किसी भी तरीके से बेटा मैं टोटल एनर्जी को दर्शा सकता हूं। क्लियर? तीनों ही टोटल एनर्जी को निकालने के तरीके। जैसे ही आपकी ये क्वांटम पूरी हो जाएगी, लगेगा क्वांटम में लगभग 1.5-2 महीने, लेकिन जैसे ही क्वांटम पूरी हो जाएगी मैं आपको एक 7 दिन के अंदर एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नाम का टॉपिक करवाऊंगा, जिसमें मैं ये एनर्जी को प्रूव करवाऊंगा कि ये एनर्जी क्यों होती है, गामा mc स्क्वायर एनर्जी कैसे निकल के आती है। ठीक है, तो वहां पर भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। सो एच न्यू को बेसिकली मैं लिख सकता हूं गामा, m यहां पर क्या है, m इज रेस्ट मास स्क्वायर, तो m c स्क्वायर, और दोनों का इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का रेस्ट मास सेम होता है,
तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, या मैं इसको ट्वाइस ऑफ गामा mc स्क्वायर लिख सकता हूं। दिस इज द वन ऑफ द derivation that is coming out from the energy conservation. So this is my equation number 1. ये मेरी पहली इक्वेशन है। क्लियर बेटा? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? हाँ जी? नो सर। अब देखिएगा, अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा, अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊं तो देखते हैं बेटा, बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है दैट इज द, वी ऑल नो दैट मोमेंटम इज h by lambda, या बेटा h न्यू by lambda पढ़ाया था ना मैंने, बोलो बताया था ना बेटा, h न्यू, सॉरी कस लिखवा दिया, दैट इज द h by lambda या hc by न्यू लिखवा सकते थे हम, h न्यू by c। देख लीजिए बेटा, h न्यू by c क्या आएगा, h by c, और न्यू क्या होता है बेटा, c by lambda, तो ये h by lambda ही तो आ गया। तो मोमेंटम को मैं क्या लिख सकता हूँ, h न्यू by c लिख सकता हूँ, ठीक है ना। एनर्जी डिवाइड बाय c आपका मोमेंटम होता है एक फोटोन का, फोटोन की एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है बेटा, E इज इक्वल टू pc, मैंने पहले ही बताया था, ये क्या होता है, pc, फोटोन के लिए कह रहा हूँ बेटा, मैं सिर्फ ये बात किसके लिए कह रहा हूँ, फोटोन के। कैसे निकल के आई थी, कोई बच्चा बताएगा, E इज इक्वल टू pc फोटोन के लिए कैसे निकल के आई थी? मैं चेक कर रहा हूँ कि आपको कितना याद रहता है, कोई बच्चा बताएगा? सर जब उसका रेस्ट मास 0 था। यस, इसी फॉर्मूले में जब रेस्ट मास 0 हो जाएगा तो एनर्जी pc के बराबर आ जाएगी। फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है, 0 होता है, तो एनर्जी आपकी pc के बराबर आ जाती है, ठीक है। तो वहीं से हमने ये यूज किया है, इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ दैट पॉजिट्रॉन। नाउ बेटा अगेन एक बात है, जो नॉर्मल मोमेंटम होता है, मैं आपको लिखवाता हूं यहाँ पर, नॉर्मली जब पार्टिकल की वेलोसिटी c के कंपैरिजन में छोटी हो, मतलब नॉन रिलेटिविस्टिक केस हो, इस केस को हम क्या कहते हैं, नॉन रिलेटिविस्टिक केस, तो मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का मास इनटू वेलोसिटी होता है। बेटा हम अक्सर ये पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते, ठीक है। लेकिन अगर मेरा पार्टिकल रिलेटिविस्टिक है, रिलेटिविस्टिक का मतलब वेलोसिटी कहीं ना कहीं स्पीड ऑफ लाइट के थोड़ी बहुत कम है, कंपेरेबल है, नियरली कंपेरेबल, कंपेरेबल कह रहा हूं, इक्वल नहीं कह रहा, कंपेरेबल है, तो बेटा उस समय मोमेंटम लिखा जाता है, रेस्ट मास नहीं आता है, गामा इंटू एम इंटू वी आता है, क्या आता है बेटा, गामा इंटू एम इंटू वी आ जाता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर देखना, इलेक्ट्रॉन का गामा रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू द वेलोसिटी प्लस गामा रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू द वेलोसिटी, तो कितना आ गया बेटा, ये देखें तो h न्यू बाय c इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ गामा m इंटू v। ये दोबारा देख लीजिए जो मैं बात कर रहा हूँ, मोमेंटम बेटा नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हो, नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल मतलब जब स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम स्पीड हो, उस समय बेटा आपका जो आता है वो मास इनटू वेलोसिटी करके आता है। लेकिन अगर पार्टिकल आपका रिलेटिविस्टिक है, मतलब वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है, तो उस समय गामा इंटू एम इंटू वी आता है। क्लियर? तो बेटा ये इक्वेशन इस तरीके से आपकी आ जाएगी। अगर इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूं, सी को मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊं, तो एच न्यू कितना आ जाता है, 2 गामा एम वी सी, ये आपका एक्सप्रेशन आ जाता है। So this is my equation number 2, क्या आपकी सेकंड इक्वेशन के बराबर आ जाता है। बताओ बेटा, क्लियर है ये चीज, बोलिएगा। यस सर। अब मैं इन पहली और सेकंड इक्वेशन को रिलेट करूंगा और यहां से कुछ रिजल्ट्स निकालूंगा। बेटा ये स्लाइड बहुत इंफॉर्मेटिव है, काफी चीजें आपको बताती हैं कि टोटल एनर्जी कैसे लिखी जाती है, मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैसे लिखा जाता है, गामा क्या होता है,
ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव स्लाइड के रूप में ये काम आएगी बेटा। प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई गलती ना करें, और अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बोलो बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को रिलेट करता हूं। तो इक्वेशन नंबर 1 तो मेरी थी h nu is equal to 2 gamma mc square. This is my equation number 1. और इक्वेशन नंबर 2 आई h nu is equal to 2 gamma mvc. This is my equation number 2. तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को रिलेट करता हूं तो मेरे को मिलता है, क्योंकि h nu है ना दोनों साइड, तो गामा mc स्क्वायर is equal to twice of gamma mvc. तो 2 से 2, गामा से गामा, मास से मास, c से c, और यहाँ v आ जाता है c के बराबर। ये v क्या है? That is the velocity of क्या बेटा बताओ किसकी वेलोसिटी है? That is the velocity of the electron या फिर पॉजिट्रॉन। अरे बेटा मोमेंटम हमने मास इनटू वेलोसिटी लिखा, तो मोमेंटम किसका था? वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का था, वहीं से तो ये वेलोसिटी नाम की चीज आई थी बेटा। अब सुनिएगा, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। आइंस्टीन ने एक बात कही थी, आइंस्टीन की वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ये पोस्टुलेट है कि नो मेटीरियल पार्टिकल having speed equal to or greater than speed of light. One of the important postulate is कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा पार्टिकल, मटेरियल मतलब जिसके पास मास हो, हैविंग मास, जिस भी पार्टिकल के पास मास है उसको मटेरियल कह सकते हैं। तो दुनिया में ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जिसकी स्पीड इक्वल होगी या बड़ी होगी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, बड़ी होगी या स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगी। लेकिन इस इक्वेशन से, हमारे पोस्टुलेट से, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर आ गई? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ गई। इसका मतलब हम जो ये मान रहे हैं सिचुएशन, ये सिचुएशन पूरी तरह गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्या कॉन्ट्राडिक्टरी है? हमने क्या मान लिया बेटा? हमने मान लिया कि फिनोमेना जो हो रहा है वो बिना न्यूक्लियस की वजह से हो रहा है। जस्ट आपका जो रेडिएशन है वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल में कन्वर्ट हो रही है, हमने ये मान लिया। इसका मतलब दिस इंप्लाइज आवर assumption is wrong. That is, pair production not take place in the absence of न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की एब्सेंस में ये फिनोमेना हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने माना और मान के मैंने क्या पाया कि द स्पीड ऑफ दैट पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल इज इक्वल टू द सी, एग्जैक्टली इक्वल टू द सी। और ऐसा बेटा हो ही नहीं सकता। आइंस्टीन कहता है, आइंस्टीन ने पोस्टुलेट दे दिया। पोस्टुलेट मतलब आफ्टर मैनी एक्सपेरिमेंट्स, आफ्टर मैनी रिजल्ट्स आपका एक कंक्लूजन आया है, उसको बेटा हम पोस्टुलेट कहते हैं। क्लियर? क्या आपको बेटा ये चीज क्लियर हुई है? बताइए मेरे। जो मैंने पेयर प्रोडक्शन फ्री स्पेस में माना कि फ्री स्पेस में आपके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन टूट गए, तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, और वहां से दोनों से एक रिजल्ट निकाल कर लेके आया कि एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन से v आपका c के बराबर आ गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ गई। और आइंस्टीन कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। इसका मतलब जो हमने माना है वो गलत है।
इसका मतलब पेयर प्रोडक्शन कभी नहीं हो सकता। कहां नहीं हो सकता बेटा? अब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस में नहीं हो सकता। न्यूक्लियस का होना अति आवश्यक है, इसलिए पेयर प्रोडक्शन के लिए। बताओ बेटा, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बताइए, बोलो बेटा। यस यस सर। बेटा सभी को यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे चलूं तो ये सारा का सारा सिलसिला बेटा पेयर प्रोडक्शन का है जो मैंने आपको बताया। तो पेयर प्रोडक्शन में मेनली एक क्वेश्चन जो आते हैं वो एक तो आपके इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन कर दिया जा सकता है कि बताओ भाई न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या होगा, तो आप कहोगे सर वहां एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन जब लगाते हैं तो आपका पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए सर न्यूक्लियस की प्रेजेंस तो होना ही होना चाहिए। फिर ये पूछ सकता है कि अगर एनर्जी इतनी है तो कितने पेयर बनेंगे, जो मैंने क्वेश्चन करवाया। तो पेयर प्रोडक्शन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें इतना ही है, छोटे छोटे टॉपिक है, इतना ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बेटा आगे चलो भाई, बताओ। सो Yes, sir. पेयर प्रोडक्शन इज अगेन कंप्लीट। नाउ एक पेयर प्रोडक्शन का ही अगला पार्ट जिसको पेयर एनिलेशन पढ़ते हैं, उसके बारे में और देखते हैं। पेयर एनिहिलेशन। पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल विपरीत। वहां पर एक फोटोन से आपके पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बन रहे थे, मतलब एनर्जी से मास बन रहा था। यहां मास से एनर्जी बनेगी, है ना? ये कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ। ये क्या होता है बेटा? पेयर एनिहिलेशन मतलब क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी। बेटा एक्चुअली ये दोनों फिना एक साथ होते हैं, दोनों फिनोमेना। मैंने कहा कि फोटोन से जो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल बनते हैं तो वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल ये नहीं कि परमानेंट बन जाते हैं, कुछ समय के बाद वो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल एक दूसरे से मिल जाते हैं और अगेन फोटोन बन जाते हैं। तो पेयर एनिहिलेशन कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है कि इंडिपेंडेंट फिनोमेना है। पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिहिलेशन जुड़ते हैं, एक साथ होते हैं, ठीक है? और हम कह सकते हैं इसको बेटा, इट इज द इनवर्स ऑफ पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का बिल्कुल विपरीत आपका क्या है? ये इफेक्ट। इसमें बेसिकली होता क्या है? पार्टिकल और एंटी पार्टिकल मिलते हैं, पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल क्या बेटा? कम टुगेदर या कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म एंड गिव्स, कह सकते हैं, एनर्जी कह दो या फिर क्या कह दो, फोटोन्स। बेटा शब्द देखना मैं लगा रहा हूं, फोटोन्स। एक फोटोन नहीं बनता, मल्टीपल फोटोन्स बनते हैं। इस बात को मैं आपको समझाऊंगा कि मल्टीपल फोटोन क्यों बनते हैं। मैंने कभी फोटोन नहीं लिखा बेटा, फोटोन्स लिखा है, क्योंकि एक फोटोन कभी नहीं बनेगा, मल्टीपल फोटोन्स बनेंगे। उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, या दिस इफेक्ट इज कॉल्ड। इफेक्ट कह दो या फिर क्या कह दो, फिनोमिनन कह दो, is called pair annihilation। इसी फिनोमेना को पेयर एनिहिलेशन कहते हैं। एक पार्टिकल और एंटी पार्टिकल दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। एक पार्टिकल से द इलेक्ट्रॉन एंड वन इज द पॉजिट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एंड इट गिव्स द रिजल्ट विल बी द फोटॉन्स। आपके पास फोटोन बनते हैं, एक नहीं मल्टीपल फोटोन बनते हैं, दो या दो से ज्यादा फोटोन्स। तो बेसिकली क्या हुआ है, इधर तो आपके पास क्या है, मास है, और ये मास किसमें कन्वर्ट हो गया,
इट कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी। तो इससे पहले पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही थी या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो जो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर थी उसकी बात आपकी सत्य हो गई। क्लियर है ना, वो बात सत्य हो। अब मेरे को कुछ बातें प्रूव करनी है कि फोटोन्स क्यों निकल रहे हैं, एक सिंगल फोटोन क्यों नहीं निकलता। आप इस चीज के पीछे का रीजन बताओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हाउ मेनी या द नंबर ऑफ photons emit in this process, in this phenomenon, कितने इसमें प्रोड्यूस होता है फिनोमिनन। तो सबसे पहला मेरा जवाब 1 फोटोन। क्या 1 फोटोन प्रोड्यूस हो सकता है? क्या 1 फोटोन निकलता है? ऐसा मैं मानता हूं। फिर देखूंगा होता है नहीं होता, फिर बात करूंगा। तो एक इलेक्ट्रॉन है और एक पॉजिट्रॉन है, तो दोनों एक दूसरे के साथ आए और किसी ने कहा कि इससे 1 फोटोन निकला। A single photon is coming out from this। किसी ने मेरे को ये कहा। तो अब देखते हैं कि ये बात प्रूव हो सकती है नहीं हो सकती। तो अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। सो मोमेंटम देख लीजिएगा, पीआई इनिशियल जो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम है बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन है तो मैं लेता हूं गामा। मैंने तरीका दिखाया था बेटा, अभी मोमेंटम का मैं लिखने का तरीका बताया था, गामा m इंटू वी, यही तरीका होता है बेटा। दिस इज द मोमेंटम। मैंने अभी भी बताया था आपको शायद पिछले टॉपिक में कि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, देख सकते हैं आप बेटा। रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एस गामा एम वी, दिस द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। तो क्या लेते हैं बेटा, हम पहले लेते हैं गामा एम वी प्लस दूसरे का मोमेंटम गामा एम वी। लेकिन बेटा अब समझने वाली बात है कि एक दूसरे के साथ चीजें कंबाइन कब होंगी बेटा, अगर एक की वेलोसिटी इधर होगी तो दूसरे की वेलोसिटी इधर होनी चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, तभी तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। द डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। इसका मतलब यहां जो साइन आएगा तो साइन कैसा आएगा बेटा, अगर मैं इस मोमेंटम को पॉजिटिव मानता हूं तो आपको इस वाले मोमेंटम को नेगेटिव मानना पड़ेगा, तभी तो बेटा एक दूसरे के अपोजिट आएंगी, तभी तो ये चीजें कंबाइन होंगी। इज इक्वल टू फोटोन का मोमेंटम बेटा एच न्यू बाई सी। क्लियर? तो राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बढ़ गया बेटा, ये गामा एम वी माइनस गामा एम वी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी। अरे बेटा ये क्या हो गया, अगर किसी चीज का राइट हैंड साइड 0 लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है तो राइट भी 0 आना चाहिए, तभी तो कंजर्वेशन लगेगा। लेकिन यहाँ पर कंजर्वेशन नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया। दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू राइट, क्योंकि लेफ्ट इज 0 और राइट आपका 0 हो नहीं सकता। फोटोन कभी रेस्ट पे नहीं हो सकता, फोटोन तो हमेशा मूव करेगा। भैया इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है Pi is equal to 0, मतलब इनिशियली द मोमेंटम विल बी 0, यही तो आ रहा है इस पूरी इक्वेशन के दौरान। और मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है, Pi is equal to Pf, मतलब 0 is equal to 0। तो Pf भी आपका कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मतलब फाइनल जो मोमेंटम निकल रहा है उसका भी, फोटोन जो निकल रहा है उसका भी मोमेंटम 0 आना चाहिए। और बेटा कोई भी इस दुनिया में ऐसा फोटोन नहीं है जो रेस्ट पर है। फोटोन मतलब वो मूव ही करेगा, रेस्ट पे फोटोन का कोई मतलब नहीं है, कोई वजूद नहीं। इसका मतलब मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये बात डिस्प्रूव हो गई कि आपका 2 फोटोन से 1 फोटोन कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि एक फोटोन का मोमेंटम कभी भी 0 नहीं आ सकता, नेवर।
the single photon never having the momentum is equal to 0. But according to the momentum conservation law, the momentum will be 0. This implies, तो यहां से दोनों से रिजल्ट लिखता हूं बेटा मैं. This implies इस फिनोमेना में एक सिंगल फोटोन नहीं निकल सकता. This implies one photon never emit by pair annihilation. पेयर एनिलेशन प्रोसेस से एक सिंगल इलेक्ट्रॉन कभी नहीं निकल सकता. क्यों नहीं निकल सकता? मैंने बता दिया कि इनिशियली द मोमेंटम विल बी 0, तो कंजर्वेशन के लिए फाइनल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए, लेकिन सिंगल फोटोन का मोमेंटम 0 नहीं होता. इसलिए बेटा पेयर प्रोडक्शन यहाँ पर क्या हो गया, आपका फेल हो गया. बोलो बेटा ये चीज समझ में आ गई? आप लिख लीजिए अपनी भाषा में इन चीजों को. आपको समझ में आया नहीं आया ये बताइए. आ गया सर. सभी बच्चों से मैं पूछना चाहता हूं कि आप सभी को बेटा ये समझ में आया जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ? यस सर. मैंने कहा सिंगल मोमेंटम, सिंगल फोटोन का मोमेंटम कभी 0 नहीं हो सकता. बट अगर मैं ऐसा फिनोमेना मानता हूं तो मोमेंटम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बेटा मोमेंटम 0 आ रहा है. इसका मतलब दिस फिनोमेना इज नेवर टेक प्लेस. ओके, यही बात बेटा मैंने. सो नेक्स्ट थिंग, अब मैं 2 फोटोन लेके चलता हूं. ये पॉसिबल है, 2 फोटोन, 2 फोटोन निकल सकते हैं. कैसे? एक इलेक्ट्रॉन आया, एक पॉजिट्रॉन आया, और इससे 2 फोटोन निकल जाएंगे. एक फोटोन इधर और एक फोटोन इधर. तो बेटा आप देख सकते हो पीआई अगर देखो तो पीआई आपका कितना आ रहा है बेटा? 0. मोमेंटम इनिशियली 0 था ना बेटा, मैंने अभी बताया था आपको. और अगर यहां से मैं देखूं तो दोनों की देख लो अपोजिट डायरेक्शन आ रही है. तो पी मोमेंटम फोटोन नंबर 1 एंड दिस फोटोन नंबर 2. तो फोटोन नंबर 1 और फोटोन नंबर 2 का मोमेंटम 0 है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है बेटा? अपोजिट है. तो ये आपका पीआई जरूर किसके बराबर आ गया? पीएफ के बराबर आ गया. वेक्टर में लिखा करो 0. दिस इंप्लाइज कि पेयर एनिलेशन में 2 फोटोन निकल सकते हैं. ओके, पेयर एनिलेशन में दिस इंप्लाइज 2 photons emit in पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस. क्योंकि 2 फोटोन जब निकले तो हो सकता है कि उनका रिजल्टेंट मोमेंटम 0 आ जाए. ठीक है, इंडिविजुअल का 0 नहीं हो सकता लेकिन रिजल्ट 0 हो सकता है. इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है. और अगर दूसरी बात, अगर 3 फोटोन ले लूं मैं, तो बेटा 3 फोटोन के केस में भी ये सपोज करो इलेक्ट्रॉन था, ये सपोज करो पॉजिट्रॉन था, और इसके रिजल्ट ऐसा निकला कि एक इधर निकल गया फोटोन, एक इधर निकल गया फोटोन, एक इधर निकल गया फोटोन. तो बेटा यहां भी पॉसिबल है क्या कि हो सकता है P1 देखो, क्योंकि P2 और P3 का रिजल्टेंट इधर नीचे आएगा और वो P1 से अपोजिट आएगा, कैंसिल करेगा. तो मे भी पॉसिबल कि इनका रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन आपका 0 आ जाए. तो पीआई यहाँ पर कितना है बेटा? 0. और अगर पी फाइनल की बात करो तो दिस इज द P1 प्लस P2 प्लस P3. तो हो सकता है कि ये चीज 0 आ जाए. कैसे बेटा? P1 आप ज्यादा ले लो, P2 और P3 कम ले लो, P2 और P3 का रिजल्टेंट इधर नीचे आएगा, वो रिजल्टेंट P1 को कैंसिल कर देगा. समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इट मे बी पॉसिबल 3 फोटोन के अंदर भी आपका रिजल्टेंट मोमेंटम 0 बना. 3 क्या, अब जितने भी लेंगे उनका वेक्टर कॉम्बिनेशन 0 हो सकता है.
एक सिंगल का जीरो नहीं हो सकता, अगर सिंगल से ज्यादा है तो उनका जीरो हो सकता है। अगेन पीआई इज इक्वल टू पीएफ। हम कह सकते हैं 3 photons emit in pair annihilation। तो रिजल्ट क्या बना बेटा? रिजल्ट ये बना कि एक सिंगल फोटोन नहीं निकलेगा, कभी भी एक सिंगल फोटोन नहीं निकलेगा, मोर देन 1 फोटोन जो है एमिट करेंगे इसमें पेयर एनिहिलेशन प्रोसेस के अंदर। ये बात मैं कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने पूरा का पूरा आपको डेरिवेशन करवाया। मोर देन 1 फोटोन मे बी पॉसिबल टू एमिट इन दिस होल प्रोसेस। एक सिंगल फोटोन कभी बाहर नहीं निकलेगा। इसीलिए बेटा देखो, मैंने डेफिनेशन जब लिखवाई तो उस डेफिनेशन में क्या लिखवाया कि पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कंबाइन टुगेदर एंड गिव एनर्जी दैट इज फोटॉन्स। एक सिंगल फोटोन नहीं निकलेगा, मोर देन 1 फोटॉन्स क्या होंगे बेटा? बाहर निकलेंगे। तो आप एक रिजल्ट के रूप में लिख सकते हो बेटा, नोट करो इसको, और रिजल्ट लिखवाता हूं फिर मैं आपको फाइनली। चलो बेटा आगे। तो आप लिख सकते हो बेटा कि मोर देन 1 in pair annihilation, in pair annihilation process, the phenomena more than 1, एक से ज्यादा 1 photons emit by combination of particle and anti-particle। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेयर प्रोडक्शन में कितने आपका जो है पेयर एनिलेशन में कितने फोटोन निकलेंगे? आप कहोगे सर एक से ज्यादा नहीं। वो कहेगा क्यों? क्योंकि अगर एक फोटोन आप लेके चलोगे तो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ नहीं लगेगा। और आपको एक बात बता दूं, इस नेचर में जो भी इफेक्ट हो रहा है, जो वो नेचर्स के लॉ को जरूर फॉलो कर रहा है, और वो लॉ दो लॉ है, वन इज द एनर्जी कंजर्वेशन एंड सेकंड द मोमेंटम कंजर्वेशन। कोई भी आपका फिनोमेना इन दो लॉ को ऐसा नहीं हो सकता कि वो ओबे नहीं कर रहा हो, इनको ओबे करेगा। क्लियर? तो अगर आपसे पूछा जाए कि पेयर एनिलेशन में कितने फोटॉन्स निकलते हैं, तो आप लिखोगे मोर देन 1, बिकॉज सर अगर हम 1 मानते हैं तो मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं होता, मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगता, इसलिए सर जरूरत है हमें कितनों की? 2। क्लियर? बताओ बताओ बेटा, 2 या 2 से ज्यादा की? क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? बताइए। Yes, sir. Okay. So this is the pair annihilation। ये हमने पेयर एनिलेशन पढ़ा। अब मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ जो पेयर एनिलेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद बेटा पेयर एनिलेशन भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर ये दोनों टॉपिक, पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन, एक ही टॉपिक है एक्चुअली। कई बार तो ये बुक्स में दिए भी नहीं होते, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है, हमें पता होना चाहिए बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद। आफ्टर दैट हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस करेंगे। ठीक है, तो मैं आपका यहाँ तक नोट कर लीजिए, आपके पास दूसरा लिंक भेजता हूँ, उस दूसरे लिंक को ज्वाइन करके हम काम करें। यहाँ तक नोट हो गया सभी का? सर एक बार लास्ट स्लाइड निकालना सर। हाँ लो बिल्कुल। ओके सर। चलो दूसरा लिंक लेते हैं फिर।